नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ और आज प्रस्तुत कर रही हूँ हंसा विश्नोई जी की एक कहानी। हंसा जी आकाशवाणी जोधपुर में सूत्रधार के रूप में 2006 से कार्यरत हैं। चौथा संसार, सरस सलिल आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के साथ रचनाकार तथा अन्य ई पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आज प्रस्तुत करती हूँ हंसा विश्नोई जी की यह पुरस्कृत कहानी मुक्त गगनांचल। बड़ा सा कुआं, चारों ओर भीड़, बाल्टियों के छप टप की आवाज लाख की चूड़ियों के स्वरों का साथ दे रही थी। बाहर घड़ों को राख से मांजती चमकाती स्त्रियों की बातें, हंसी ठट्टे, कोलाहल ही कोलाहल। कुएं के किनारे दो ओर घिर्री लगी थी, बाकी पत्थर की सिल्लियां थी जिन पर रस्सियों के निशान गहरे हो चले थे। मस्ती में डूबी रमणियों की रस्सी और बाल्टी भी मस्ताती हुई ऊपर आती, छलक छलक आधा पानी बिखेरती हुई, तो धीर गंभीर गृहिणियों की बाल्टी सीधी चाल से चलती, पूरी भरी हुई किनारे लगती। कुआं कई घटनाक्रम को अपने कानों से सुनता, कभी बीती रात के प्रणय संवाद की खिलखिलाहट से मुस्कुराता, तो कभी सास ननद की प्रताड़ना से भरे प्रसंगों पर रुआंसा हो जाता, तो कभी वह माँ के आगे पीछे डोलते छोटे बच्चे के सिर पर रखे लौटे को देख स्वयं को धन्य मानता, और कभी बिवाइयों से फटे पैरों को देख गांव से कुएं तक के मार्ग पर अफसोस करता। उषा काल से चली रस्सियां दिन चढ़ने तक लहलहाती थी उसकी भुजाएं बनकर। इधर दोपहर बीतते ही गोधूली तक लौटते जानवर और पनिहारिन दोनों ही उसे एक जैसे लगते, अपने अपने घर को छूने की जिद में। दिन की पूर्णता पर विराम लगाते हुए रात्रि के अंधकार में वह स्वयं को अकेला पाता। कभी कभी आते जाते यात्री पास खड़े पेड़ों के नीचे रात्रि विश्राम किया करते थे। कुएं से करीब 200-250 फुट दूर पत्थरों की आधी अधूरी दीवारें थी। नीचे पड़े पत्थरों पर अस्पष्ट संरचना बनी थी। आसपास खूब झाड़ियां, बेललता उग आई थी। बड़े बूढ़े उसे नाग देवता का वास बताते, तो कभी पुराना शमशान कहते। वहाँ शायद कोई न जाता था। हाँ, मवेशी उन दीवारों से रगड़ रगड़ कर रक्त पीपासु जोकों और जुओं को मारा करते थे। पनिहारिनों में एक थी स्वरूपा, सामान्य कद काठी, मांसल अंग प्रत्यंग, उन्नत ग्रीवा, तीखे नयन। चारों ओर घूम कर फिर नजर वहीं जम जाए, इतना आकर्षण था उसमें। बोली भी वैसी ठहरी हुई, गंभीर। विधाता ने ऐसा चेहरा गढ़ा था जो उसकी सरल दृष्टि ही अहंकारी प्रतीत होती थी। काम से काम, मतलब से मतलब। यही कारण था कि उसके यहाँ आते ही बराबर उम्र वाली कानाफूसी करती, तो वहीं प्रोढ़ा उसे भरी नजरों से देखती थी। वह सभी की अनदेखी करती, घड़ों को भर कर बचे हुए पानी को अल्हड़ सखियों के घड़े में उड़ेल देती। पानी छान कर कपड़ा झटक कर घड़े पर ढक देती। 2 सीढ़ीनुमा पत्थरों को पार कर पहला घड़ा तो कुशलता से शिरोधार्य कर लेती, पर हाँ, दूसरे छोटे घड़े के लिए किसी की मदद लेती। आज दूसरा घड़ा सिर पर रखते हुए गणेश की माँ ने उसका हाथ देखा। हाय राम, क्या हुआ बहू, कैसे जली? प्रश्न को अनसुना कर
पलटती स्वरूपा को रोक लिया गणेश की माँ ने। स्नेह, स्पर्श और मधुर वाणी से स्वरूपा का कंठ अवरुद्ध हो आया। थूक का घूंट भर कर बोली, काके, वो तेल उलट गया था कल रात, जल्दी में थी ना, कढ़ा से ध्यान हट गया था। पर कुशल काके का ध्यान तो नहीं हटा था। उसने चेहरा पढ़ लिया था इस हतभागिनी का। फिर आंखों की गीली कोर भी बहुत कुछ कह गई। कुछ महीने पहले ही तो डोली आई थी इसकी। भला इतनी जल्दी कोई बहू को कुएं की जगत छुआता है? सुंदर सुशील स्वरूपा को मिला भी तो कैसा वर। शंकालू, गुस्सैल, लंपट, बंसी। कभी राम सत्ता में आने दे, न बुलावे में जाने दे। घर से निकलते 10 बार माँ से कहेगा, ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। माथे पर अकारण चढ़ी भुएं कभी नीचे नहीं उतरती थी। खाने की थाली पर बैठ नियम से सब्जी भाजी के नुक्स निकालता। सुबह तेज मिर्च की मांग तो शाम को कम मिर्च डालने का आदेश करता। स्वरूपा भयभीत मृगी सी आंखें फाड़े पूरे यत्न से बंसी के अवांछित आदेशों की पालना करती, पर फिर भी पति के मुंह में ठूंसी गालियां उसके कानों को प्रतिदिन छूती और देखते देखते हाथ भी छूने लगे। सास थी पर मूक दर्शा, तू जाने और वो जाने का वेद वाक्य उसके सभी कर्तव्यों पर विराम लगा देता। स्वरूपा समझ नहीं पाई कि माँ पुत्र की दृष्टि में प्रतिष्ठित होना चाहती थी या पुत्र माँ की दृष्टि में। उसके प्रति दुर्व्यवहार कर माँ को बंसी रिझा रहा था कि देख माँ, मैं जोरू का गुलाम नहीं। और माँ पुत्र को अप्रत्यक्ष सहमति देकर स्वयं की स्वच्छ छवि बना रही थी। छोटे भाइयों की बड़ी बहन स्वरूपा घर गृहस्थी को तो तब से संभाली थी जब उसकी सखियां कपड़ों से बने गुड्डे गुड़ियां खेला करती थी। माँ की कमी ने उसे समय से पहले ही जग पारखी बना दिया। देहरी लांघते समय पिता ने कहा था, 4 जनों में कोई मुझे उंगली उठा के तेरा पिता कहे, ऐसा कभी न होने देना। यही बात गांठ बांधे वो जी रही है। फिर माँ का स्नेह झरना रिश्ता होता तो जी भर प्यास बुझाती। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। पिता ने तो उसके हाथ पीले कर उसके साथ साथ मानो उसके दुख दर्दों से ही दूरी बना ली थी। माँ की कमी कुछ हद तक मौसी ने भरी थी, पर अब तो पिता और मौसाजी की वैरता में वो भी दूर हो चली। पिछली बार मौसी रामदीन काका के यहाँ ब्याह में मिली थी। क्या पता उसके बिना कुछ कहे ही हौले से कहने लगी, इकलौती बहू होना हंसी खेल नहीं है बेटी, थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। शायद गिरती दशा और बुझे चेहरे को देखकर ही उसने अनुमान लगाया था। संसार सही कहता है, माँ मरे मौसी जिए। फूट फूट कर रोने को जी किया, पर आसपास बैठी औरतों को देख मुंह झुकाकर आंसू टपकाती रही। मौसी प्यार से सहलाती हुई धीरे से बोली, स्वरूपा हौसला रख बेटी, धूरे के दिन भी फिरते हैं। ऊंची गर्दन पर 2 घड़े रख जब वह घर की ओर घूमती तो झाड़ झंगड़ से अटी पत्थरों की आधी अधूरी दीवारों को देखती। मौसी का कहा स्मरण हो आता, धूरे के भी दिन फिरते हैं। इस धूरे को देखना उसे अब अच्छा लगने लगा। उसी की तरह वीरान, निःशब्द, खंडहर, जिस पर न कोई रंग न रोगन, न कोई पूछने वाला न परवाह करने वाला। पर अब उसे यहाँ आना अच्छा लगने लगा।
धीरे धीरे वो हंसने लगी है, बोलने बतियाने लगी है। आज बाल्टी में बचा हुआ पानी जब पैरों पर डालने लगी तो उसकी नज़र सामने बैठे लक्ष्मा के पैरों पर पड़ी। वह रुकी। ये तो उसकी ही पायल है जो वह कई दिनों से ढूंढ रही थी। अपनी पायल देख पूछ बैठी, ये कहाँ से ली लक्ष्मा? कहाँ से? शहर से। और कहाँ से? अपना पल्ला झंडी से फहरा के झट से निकल गई वो। आज स्वरूपा यह भी जान गई कि वंशी को गंगा के निर्मल नीर और नाले के गंदे पानी के आचमन में कोई अंतर नहीं दिखता। लक्ष्मा की निर्लज्ज हंसी का भेद अब समझ में आया। क्यों वह भौहें तान कर उसे एकटक देखती थी, क्यों उसके भरे घड़ों को लांघ कर निकलती थी। मैं भोली भाली उसे रोकती भी नहीं, बल्कि अनजाने में किया कृत्यमान टाल देती। मन में स्वयं के लिए क्रोध उपजा, अपनी तुच्छता का ज्ञान हुआ, पर स्त्री लोलुप पति के प्रति मन घृणा से भर उठा। स्वरूपा सुंदर थी पर पति प्रिया न बन पाई। त्रिया चरित्र के अध्याय उसने पढ़े ही नहीं थे। लटके झटके, रूठना रिझाना, मान मनुहार उसने नहीं सीखा था। पिता का मान सम्मान, मन के संस्कार और लोकलाज ने ऐसी बेड़ी जकड़ी कि चाहकर भी स्वरूपा क्या कर सकती थी, कैसे इस रिश्ते को तोड़ सकती थी। नारी क्या दोहन के लिए ही बनी है? त्यक्ता का तिरस्कार और असुरक्षा का भाव उसे भयभीत कर देता। कई बार हिम्मत टूटी, कुएं में डूबने का विचार आया, पर दूसरे ही क्षण मौसी के बोल सुनाई देते, हौसला रख बेटी, धूरे के दिन भी फिरते हैं। देखते देखते कुएं की तरुणाई ढल गई। अब न वो कोलाहल रहा, न वो जमघट रहा, न वो बाल्टियों के टकराने की आवाज़ें रही, न ही ओरी ऐरी हैं करती औरतों की चूड़ियों की खनखनाहट रही। अब जीर्ण शीर्ण होते हुए कुएं में पीपल, फीफर, बेरी की झाड़ियाँ उग चली हैं। पानी तो कब का सूख गया। गांव तक डामर की सड़क बनी है, बिजली के खंभे तन गए हैं। गांव भी खूब फैला फला फूला। अब कोई बैलगाड़ी नहीं दिखती, मोटरसाइकिल और कारों का रेला लगा रहता है। और हाँ, स्वरूपा के साथ साथ उस धूरे के दिन भी फिरे। कुएं से कुछ दूर जो टूटी दीवारें थी, बिखरे पत्थर थे, उन पर पुरातत्व विभाग की नजरें पड़ी। उत्खनन का काम अब जोरों से चल रहा है। सुना है कि कोई 1000 बरस पुराना मंदिर दबा था। सरकार ने कुएं तक घेरा बना दिया है। कई अधिकारी डटे हैं, पत्रकार भी रोज आते हैं। गांव का नाम प्रदेश देश में फैल गया है। स्वरूपा की पोती कावेरी पुरातत्व विभाग की एक अधिकारी है। इस सभी उपक्रम में उसका बहुत योगदान है, या यूं कहिए कि उसी के प्रयास से इस धूरे के दिन फिरे। हाथ में सेलफोन पकड़े, सिर पर टोपी लगाए, कभी मजदूरों को इधर निर्देश देती है, कभी उधर। पीने के लिए पानी मंगवाती है, पर बोतल को हाथ में लिए लिए ही फिरा करती है। उसे पानी पीने की भी सुध नहीं। घर से फोन आता है, तब काम से ध्यान हटता है। हाँ दादी, अरे आ गया। हाँ, आज विकास चाचा के यहाँ से ही टिफिन आया है। अरे अपना श्यामा भी अच्छा खाना बनाता है दादी। हाँ, मैं खाने ही जा रही हूँ। चलो शाम को बात करती हूँ। ठीक है दादी। स्क्रीन पर देखा 1 बज चुके हैं। कई मजदूर तो टेंट की तरफ चले गए हैं। उसके कुछ साथी और मीडिया वाले भी छतरी के नीचे बैठ खाना खाने की तैयारी में हैं। टिफिन सामने रखकर श्रीधर भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुर्सी पर बैठ एक ठंडी सांस भरकर
उसने चुपचाप बैठे श्रीधर की ओर दृष्टि उठाई। वह उसे ही देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा गांव बड़ा प्यारा है यार, ऑसम। कावेरी हौले से मुस्कुराई और उसने भी टेस्टी ये खाना। वैसे आज श्यामा ने भी मज़ेदार छोले बनाए हैं। कावेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 क्षण चुप्पी बनी रही। अपने घुटनों पर कोहनी रखे हथेलियों से आंखों को हल्के हल्के दबाने लगी। क्या हुआ? रोहन का कोई फोन आया क्या? श्रीधर ने पूछा। रोहन कावेरी का पति है, जिसकी सोच बंसी जैसी ही है। वो आज भी स्त्री को वस्तु समझता है। अपनी कुर्सी टेबल के पास खिसकाकर कावेरी तनकर बैठ गई। उसकी आवाज में भी कसाव आ गया। साफ साफ सुन चुका है, अब क्या बात करेगा? अब माँ से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। थोड़ा रुक कर बोली, अब तो कोर्ट में ही मिलूंगी उससे। इस रिश्ते को जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। श्रीधर ने चुप रहना उचित समझा। पिछले महीने कावेरी के पति रोहन की उससे भी बात हुई थी। वह अपनी गलतियों को छिपाते हुए कावेरी को ही दोषी बता रहा था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद श्यामा टेबल पर रखे बर्तन समेटकर ले गया। धीरे से वह बोली, सुबह माँ से बात हुई थी, वो ही राग। सोच ले बेटा, छोटी छोटी बातों को आगे नहीं बढ़ाते। रुक कर फिर बोली, श्रीधर, उनसे तो दादी माँ ही भली हैं, मुझे समझती तो हैं। श्रीधर कुर्सी छोड़ चुका था। हाथ आगे बढ़ाकर बोला, चलो उठो, थोड़ा आराम कर लो। स्वरूपा घर के छोटे से लॉन में झूले पर बैठी बाहर आती जाती कारों को देख रही है। आज उसकी पोती अपने गांव से आ रही है। वहां सब मिले होंगे उससे। खूब आशीष बटोर कर ला रही है कावेरी। किसने सोचा था कि उनका गांव ऐसा इतिहास छिपाए बैठा था। उसे अपने गांव के साथ साथ कावेरी की विद्वता पर भी गर्व हो रहा है। वो यूं ही नहीं पक्ष लेती कावेरी का। अस्तित्व मान की उत्कंठ आकांक्षा से भरी है कावेरी, ठीक उसी की तरह। पर क्या कर पाई वह? तब अस्तित्व ही कहाँ था उसका, जिसका मान रख पाती। आज कावेरी के पास शिक्षा है, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है, ममता की छाँव है। उसकी मनः स्थिति को समझने वाले श्रीधर जैसे मित्र हैं। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस और समाज भी वैसा कहाँ रहा। तो क्यों वह अविवेकी आचरण वाले दंभी पति को स्वीकार करे? आज कावेरी आत्मविश्वास से अपना निर्णय सुना सकती है। अपनी दलीलें देने में उसे कोई हिचक नहीं है। अपनी बातें तर्कों के साथ जब रखती है तो मन में कोई संशय नहीं बचता। धुरे की तरह क्या स्त्री के भी दिन फेरे हैं? अब स्वरूपा अपनी विस्मृत छवि पर कोई प्रकाश किरण नहीं डालना चाहती। वो अपने जीवन के उस भाग को भूलना चाहती है जिसमें वह सिर्फ भोग्या थी। पुत्रों के बड़े होने पर ही उसे यातना ग्रह से मुक्ति मिली। वंशी के आचरण में परिवर्तन पुत्रों के भय से तो आया था, पर तब तक आधा जीवन तो बीत गया। कितना संकुचित था वो अतीत और कितना उदार है यह वर्तमान। चश्मे में छिपी आंखों को पूरा खोलकर आकाश की ओर देखती है। गगनांचल में उन्मुक्त उड़ान भरते पक्षियों की कतार मन को मोह गई। अभी आपने सुनी हंसा विश्नोई जी की यह पुरस्कृत कहानी मुक्त गगनांचल। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं
एक और दूसरी कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।